देश में कोरोना की दस्तक के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए रेलगाड़ी का स्लीपर कोच पूरा खाली पड़ा हुआ था। रेलगाड़ी को छूटे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ हवा में बातें करती बढ़ी जा रही थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ट्रेन के स्लीपर कोच में अपनी बर्थ के पास बैठा हुआ आदमी बेहद रहस्य में लग रहा था। उसने सफेद रंग की शर्ट के साथ सफेद पैंट पहन रखी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पूरे कोच के खाली होने पर भी वो आधी रात को अकेला अपनी बर्थ पर बैठा हुआ एक अजीब व गरीब सी किताब के पन्ने पलट रहा था। इस डरावने माहौल में वो जो किताब पढ़ रहा था वो किसी पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। आसपास के माहौल से बेखबर वो अपनी किताब में खोया हुआ था। कुछ देर बाद कोच में किसी के ट्रॉली बैग खींचने की आवाज सुनाई देने लगी। अपनी किताब से नजर हटाकर उसने सामने देखा। अचानक ही कोच की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और बाहर की बिजली के कड़कने की तेज आवाज भी सुनाई देने लगी। तेज हवा के कारण एकाएक खिड़की पर लगा कांच टूटकर कोच में बिखर गया। टूटे हुए कांच में से एक काला साया तेजी से अंदर आया, जिसे देखकर वो आदमी डर गया। अगले पल ठीक से देखने पर पता चला वो साया कुछ और नहीं बल्कि एक काला कौवा था। ट्रेन के अंदर का माहौल सचमुच बहुत रहस्यमय सा होता जा रहा था। तभी सामने से एक लड़का ट्रॉली बैग खींचता हुआ ठीक उसकी सीट के सामने आकर रुका और वहीं पर सामान एडजस्ट करके बैठ गया। चलती हुई ट्रेन में किसी सहयात्री का अचानक दिखाई पड़ना, वो भी जब पूरा डिब्बा खाली हो। किताब पढ़ता आदमी थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी आंखों के आगे से किताब को नीचे कर सहयात्री की ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान दिखाई। हाय, मैं अभिनव। हाय, मैं श्याम। आप अचानक यहाँ? जानबूझकर श्याम ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ओह यस, एक्चुअली मैंने लास्ट मिनट पर ट्रेन ली तो मैं पीछे वाली बोगी में चढ़ गया था। टीसी ने कहा कि आप अपने कोच में जाकर बैठो, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। उस सन की टीसी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। अभिनव की बात सुनकर श्याम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से अपना ध्यान किताब की ओर लगा दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अभिनव ने श्याम से अगला प्रश्न किया। आप ये किताब पढ़ रहे हैं, मतलब आप इन सब बातों में मानते हैं? क्यों, आप नहीं मानते क्या? ये किताबों में छपने वाले किस्से कहानी पढ़कर तो मुझे हंसी आ जाती है। इनको लिखने वाले अधिकतर वे लोग होते हैं जिन्होंने वास्तव में कभी प्रेत का सामना किया ही नहीं होता। आपने ये किताब पढ़ी है? बिना पढ़े ही आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लेखक ने जो लिखा है सब कोरी कल्पना है? मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच्चाई में प्रेत कैसे होते हैं। वास्तव में छलावा क्या होता है, जानना चाहेंगे? क्या वाकई आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? श्याम की बात सुनकर अभिनव ने रहस्यमय सी मुस्कान दिखाते हुए अपने पास रखी थर्मस के ढक्कन को खोला और चाय को 2 कपों में उड़ेलकर एक कप श्याम की ओर बढ़ा दिया। अभी रात के 2 बज रहे हैं। ये प्रेत काल चल रहा है। इस समय मैं बाहर का कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। श्याम की बात सुनकर चाय के कप से सुड़कियाँ लेते हुए अभिनव ने कहना शुरू किया। मैं सिटी हॉस्पिटल में मुर्दाघर में गार्ड की नौकरी करता हूँ। यूँ तो मेरी शिफ्ट रात को 9 बजे ख़त्म हो जाती है और मैं मुर्दाघर में ताला लगाकर अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। लेकिन उस रात सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मुर्दाघर में कई सारी डेड बॉडीज लाई गई थी। सारी फॉर्मेलिटीज होते होते रात के तकरीबन 1 बज गए थे। हॉस्पिटल वैसे भी शहर से बाहर बना हुआ है। रात के 1 बजे जब मैं घर जाने के लिए निकला तब सब सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। हॉस्पिटल से मेरे घर जाने वाली सड़क पर कोहरे के बादल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ा कि एक काली बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई मेरी बाइक के आगे आ गई। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मेरी बाइक के नीचे आ ही गई। दुखी मन से मैं बाइक के नीचे उतरा, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा मैं हैरान रह गया। मेरी बाइक के नीचे तो क्या, आसपास भी कोई बिल्ली नहीं थी, न ही मेरे टायर में खून जैसा कुछ था। अपनी खुली आंखों से मैंने बिल्ली को टायर के नीचे आते देखा था, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई।
सकपकाता सा मैं वहां से उठा और अपनी बाइक को तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। मेरी मोटरसाइकिल तेज स्पीड में कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर में मैं मेन रोड पार करके जंगल से होकर गुजरने वाली रोड पर पहुंच गया था। अचानक ही ना जाने कहां से मेरे चेहरे पर एक सफेद रंग की चादर आकर लिपट गई। मैं बिल्कुल घबरा गया और इसी घबराहट में मेरी बाइक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ी। जैसे ही मैं नीचे से उठा वो चादर गायब हो चुकी थी। मैंने यहाँ वहां देखा पर मेरे अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मुझे हल्की चोटें आई थी पर फिर भी अपनी चोट की परवाह न करते हुए मैं उठकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। उसी पल मैंने अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा कोई सफेद सा साया जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा है मेरी ओर आ रहा था। एक ही पल में वो साया बिजली की सी तेजी से मेरी ओर बढ़ा और ठीक मेरे पीछे पहुंच गया। घबरा कर मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तो उस ठंडी रात में भी मैं पसीने पसीने होने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि कोई छलावा मेरे साथ चल रहा है। किसी तरह अपनी धड़कन पर काबू करते हुए मैंने बाइक स्टार्ट की। तभी वहीं सफेद कपड़ों और खून टपकते चेहरे वाला साया मेरी बाइक के ठीक सामने दिखाई देने लगा। स्पीड ज्यादा होने के कारण मैं ब्रेक नहीं लगा सका और मेरी बाइक उसके शरीर के आर पार निकल गई। मुझे कपकपी छूट रही थी। अब तो मैं भगवान से किसी भी तरह वो सुनसान जंगल पार कराने की विनती करने लगा। लगभग 300 मीटर आगे बढ़ा हुआ कि एक लड़की जीन्स टॉप पहने हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किए मुझे देखकर हवा में हाथ हिलाने लगी। पास में एक स्कूटी जमीन पर गिरी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा लड़की शायद मुसीबत में है, इसलिए मैंने बाइक रोक दी। अब प्लीज मुझे सिटी एरिया तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लड़की की बात सुनकर मैं मना नहीं कर पाया और उसे अपने पीछे बिठा लिया। लड़की भी बड़ी आराम से बाइक के पीछे बैठ गई। अब मैं 1 से 2 हो गया था। वो कहते हैं ना कि 1 से भले 2, इसलिए डर भी थोड़ा कम लग रहा था। माहौल को थोड़ा सहज करने के लिए मैंने लड़की से अगला प्रश्न पूछा, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? मैं कुछ जरूरी काम से लगभग 10 बजे घर से निकली थी। तो फिर तब से यहीं खड़ी हुई हो? अब तो लगभग 2 बज रहे हैं। हाँ, जंगल में मेरी स्कूटी के सामने न जाने कहां से 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए। उन्हें बचाते बचाते मेरी स्कूटी एक पेड़ से जाकर टकराई। तेज स्पीड होने के कारण मेरी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। ओह माय गॉड, लगता है ये जंगल रात में सेफ नहीं है। मेरा भी कुछ आपके जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है अभी। चलो थैंक्स टू गॉड कि स्कूटी के परखच्चे उड़ने के बाद भी आप सही सलामत हैं। तुमने स्कूटी के पास मेरी खून से सनी हुई लाश नहीं देखी थी क्या? उस लड़की की बात सुनकर मेरा डर के मारे खून जम गया था। किसी तरह हिम्मत करके मैंने साइड मिरर से पीछे की सीट की तरफ देखने की कोशिश की। मेरी बैक सीट बिल्कुल खाली थी। मैं जिससे अभी तक बातें कर रहा था वो वास्तव में थी ही नहीं। अगले ही पल मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं लगभग अपनी चेतना खोने ही वाला था कि मेरे कानों में कुछ गीला सा स्पर्श हुआ और ऐसा लगा कि कोई सामने खड़ा होकर मुझे पुकार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं होश में हूं या बेहोश। मेरे कानों में आती अभिनव की भयानक डरावनी आवाज और वो सफेद कपड़े वाले साए को मैं खुली आंखों से महसूस कर सकता था। इतना सब देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। वाओ, इंटरेस्टिंग। आप तो बड़े अनुभवी और जानकार आदमी निकले। आपका अनुभव वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। आपने तो खुली आंखों से प्रेत को देखा है और मान गए आपकी हिम्मत को कि ऐसे डरावने जंगल में आप एक लड़की की मदद करने के लिए रुक गए। अच्छा, आप जानना चाहते थे ना कि मैं भूत प्रेत और छलावे में यकीन करता हूं या नहीं? आपको एक राज की बात बताता हूं। ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूं ना, ये कोई आम किताब नहीं है। इस किताब में जितने भी किस्से हैं वो सब सच्ची घटनाएं हैं। आपको इनमें से एक कहानी सुनाता हूं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, नाम था उनका चंद्र मोहन अग्रवाल। जो भी बड़े से बड़े केस पुलिस और सीआईडी से नहीं सुलझ पाते थे, पुलिस की ओर से अंदर ही अंदर चंद्र बाबू को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। चंद्र बाबू में न जाने ऐसी क्या बात थी कि हर गुत्थी उनके सामने आकर जैसे खुद ब खुद खुल जाती थी। चंद्र बाबू जितने काम के बंदे थे उतने ही रहस्यमयी भी थे। उनका दुनिया समाज में किसी के साथ उठना बैठना नहीं था। हमेशा मुर्दों की तरह सफेद कपड़े पहनते,
चेहरा ऐसा लगता जैसे कोई भाव ना हो। न खाने पीने के शौकीन थे, न बोलने चालने के। रुपयों का भी उन्हें कोई लालच नहीं था। फिर भी असंभव से असंभव केस वो चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेते थे। एक बार एक सब इंस्पेक्टर जो नया नया महकमे में भर्ती हुआ था, उसे चंदर बाबू के बारे में पता चला। जो गुत्थी हमारा पूरा डिपार्टमेंट नहीं हल कर पाता है, आखिर एक रात में ये चंदर बाबू ऐसा क्या करते हैं कि केस के सारे पत्ते इनके सामने खुल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर इस चंदर बाबू की पहेली को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले उनका पता निकाला। चंदर बाबू जहाँ रहते थे वो एक पुरानी हवेली थी। हर तरफ झाड़ियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वहां रहता है। दिन ढल गया था। सब इंस्पेक्टर चंदर बाबू के कमरे के पास की खिड़की के पास छिपा हुआ था। आज वो इस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। क्या लगता है आपको, इस बंद दरवाजे का क्या रहस्य हो सकता है? मेरी उत्सुकता तो चरम पर है। आप ही बताइए, इंस्पेक्टर को उस खिड़की से क्या दिखाई दिया? प्रेत आग से दूर रहते हैं, ये तो सुना ही होगा आपने। जी जी जी, सुना तो है। अरे आग से याद आया, फिर तो अपनी सुरक्षा के लिए माचिस तो जरूर रखते होंगे आप। क्या मतलब क्या है आपका? नहीं नहीं, मेरे पास कोई माचिस नहीं है। अरे वो थोड़ा सिगरेट पीने की तलब उठी तो पूछ लिया। सिगरेट पीकर आगे की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और होगा। शाम की बात सुनकर अभिनव जैसे सिरे से उखड़ गया था। देखिए, आप आगे की कहानी सुनाइए या मत सुनाइए, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे सामने सिगरेट का नाम मत लीजिए। ठीक है, आप आराम से सिगरेट पी लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे यार, ऐसे कहानी अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब तो तुम्हें कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तुम तो सिगरेट के नाम से ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम ही प्रेत हो। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? चलो शांत हो जाओ और आगे सुनो। इंस्पेक्टर खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने लगा। कुछ ही पलों में उसने देखा कि चंदर बाबू के साथ कमरे में एक धुआंनुमा आकृति बैठी बातें कर रही है। धीरे धीरे वो धुआं एक विशाल भयानक शक्ल वाले जिन में बदल गया। जिन चंदर बाबू के साथ बातें कर रहा था और इंस्पेक्टर वहां खिड़की के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की नजर से तो आप एक बार बच सकते हो, लेकिन इन भूत प्रेत और जिन की नजर भेद पाना नामुमकिन होता है, और इनकी नजर से इंसान कभी नहीं बच सकता। जैसे ही जिन को लगा कि उसका भेद इंस्पेक्टर के आगे खुलने को है, उसने इंस्पेक्टर को झट से दबोच लिया। उस रात जिन ने 2 शिकार किए, एक चंद्र बाबू का, दूसरा उस सब इंस्पेक्टर का। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये कहानी सच्ची है और जिन का राज जानने वाले दोनों लोग मारे गए थे, तो इस कहानी को किताब में किसने लिखा? आप अभी भी नहीं समझे अभिनव बाबू? ये किताब उसी जिन ने लिखी है। जब भी वो नया शिकार करता है, उसकी कहानी इस किताब में लिख देता है। तो ये किताब आपके पास कैसे आई? क्योंकि मैं ही वो जिन हूँ और मेरा अगला शिकार तुम हो। इतना कहते ही शाम की शक्ल बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो एक 10 फीट का भयानक शक्ल वाला जिन बन चुका था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कर पाता, जिन ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका शिकार कर लिया। ट्रेन में राहुल, करण, नताशा और सुष्मिता आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, टिकट। जैसे उन चारों ने टीटी को देखा, सब बेहद डर गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक मोटा सा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे का मांस इधर उधर लटक रहा था। उसके सर से उसका भेजा बाहर निकला हुआ था। वह टीटी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उन चारों को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो सारे के सारे डर से बेहोश हो गए। आधी रात का वक्त था। राहुल, करण, सुष्मिता और नताशा एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे। उनकी कार पंचर हो गई थी और सबका जोधपुर पहुंचना बहुत जरूरी था। वह स्टेशन के नाम पर उजाड़ वीरान खंडहर था, जहां सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। उन्हें रास्ते में किसी ने बताया था कि रात को इस स्टेशन से एक गाड़ी जोधपुर के लिए जाती है। सुष्मिता और नताशा का मूड बेहद खराब था। सर्दी बढ़ गई थी, हवा ठंडी चल रही थी।
मैंने तुमसे मना किया था ना अपनी खटारा कार लाने के लिए। अब इसमें मेरी कार की क्या गलती? दिल्ली से यहाँ तक तो सही सलामत चलकर आई है। उन दोनों की बात पर राहुल ने हंसते हुए कहा, अब गुस्सा छोड़ो नताशा, इसमें करण की कोई गलती नहीं है। राहुल ने ये कहा ही था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब सा शोर होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। बिजली बुरी तरह से कौंधने लगी। अचानक आए इस मौसम के परिवर्तन से नताशा और सुष्मिता बुरी तरह से घबरा गईं। अभी तक तो मौसम बिल्कुल सही था, ये अचानक मौसम को हो क्या गया? ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज तूफानी बारिश होने वाली हो। तभी एक बवंडर सा उठा। उस बवंडर को देखकर राहुल और करण भी बुरी तरह से घबरा गए, मगर देखते ही देखते वह बवंडर अचानक शांत हो गया और मौसम भी बिल्कुल सही हो गया। लग रहा था मानो कि मौसम खराब हुआ ही ना हो। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर हैरत से देखने लगे। कड़ाके की सर्दी में राहुल और करण के चेहरे पर पसीना टपकने लगा। नताशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उनको पीछे से एक बूढ़े आदमी की भारी आवाज आई। तुम लोग इस सुनसान रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर चारों उस बूढ़े को देखने लगे। उन सब ने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ उनको घूर रहा था। वह काले रंग की शॉल ओढ़ा हुआ था और उसने अपने चेहरा शॉल से ढक रखा था। रात के अंधेरे में उस बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक थी। उस बूढ़े की आंखें चमक रही थी। नताशा और सुष्मिता उस बूढ़े को देखकर बुरी तरह से घबरा गईं। हम यहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, हमें आज रात ही जोधपुर पहुँचना है। फिर तो तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। कुछ ही देर के बाद एक ट्रेन आने वाली है जो तुम्हें सीधे जोधपुर छोड़ देगी। उस बूढ़े ने यह बोला ही था कि अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। वो चारों पटरी की ओर देखने लगे। लगता है ट्रेन आ गई। हाँ यार सुष्मिता, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। वो चारों उस बूढ़े को धन्यवाद करने के लिए जैसे ही मुड़े तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर उन चारों की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। कुछ सेकंड पहले तो वो बूढ़ा यही था, अचानक कहाँ चला गया? हो सकता है कि ट्रेन की वजह से हम ध्यान ना दे पाए हों। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुक गई। वो सब लोग उस ट्रेन के अंदर चढ़ गए और चारों एक सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में ट्रेन वहां से चल दी। राहुल और करण ट्रेन के अंदर बैठे बैठे इधर उधर देखने लगे। ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में बहुत कम लोग ही बैठे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चारों के अलावा इस ट्रेन में कोई है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, तुम देख नहीं रही? हम जिस कंपार्टमेंट में बैठे हैं वहाँ कुछ और यात्री भी है। हाँ देख रही हूँ, लेकिन उनका होना या ना होना बराबर है। एक तो सभी गांव के हैं, ऊपर से सब बुत बनकर बैठे हुए हैं। टाइम कितना हुआ है? राहुल ने घड़ी देखते हुए कहा, इस वक्त रात के 2 बजे हैं, सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। तभी अचानक सुष्मिता ने देखा कि एक व्यक्ति अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और वो उन चारों को घूर कर देखने लगा। अचानक से वो व्यक्ति दरवाजे की ओर भागा और उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। ये मंजर देखकर सुष्मिता और नताशा की चीख निकल गई। वो देखो, उस आदमी ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। मगर उन चारों ने देखा उस कंपार्टमेंट में किसी भी इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो सब अपनी सीट पर भूत बने बैठे थे। ये देखकर उन चारों को बहुत अजीब लगा। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तेरी बात सही है यार, मुझे भी बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। एक इंसान चलती ट्रेन से कूद गया और यहाँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है। तभी अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, टिकट। वो उस ट्रेन का टीटी था। जैसे उन चारों ने टीटी को देखा सब बेहद डर गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक मोटा सा व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसके चेहरे का मांस इधर उधर लटक रहा था। उसके सर से उसका भेजा बाहर निकला हुआ था। वह टीटी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उन चारों को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो सारे के सारे डर से बेहोश हो गए। कुछ देर बाद राहुल होश में आ गया। उसने देखा उसके दोस्त सीट पर बैठे हुए सो रहे थे। राहुल ने उन तीनों को उठाया। वो तीनों चौंक कर उठ गए और एक दूसरे के चेहरे हैरत से देखने लगे। उन चारों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई सपना देखा हो। तभी अचानक उन सबकी निगाह सीट पर सामने बैठे हुए एक व्यक्ति पर गई। यह वही व्यक्ति था जो कुछ देर पहले ट्रेन से कूद गया था। राहुल, ये तो वही व्यक्ति है जो कुछ देर पहले ट्रेन से कूद गया था। तुम सही कह रही हो नताशा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे अभी एक अजीब सा सपना दिखाई दिया। तुम्हें उस सपने में जरूर टीटी दिखाई दिया होगा जो दिखने में बड़ा भयानक था।
हाँ, मुझे भी वही सपना दिखाई दिया। सुष्मिता की बात सुनकर राहुल के माथे पर पसीना आ गया। आखिर एक सपना 4 लोगों को कैसे आ सकता है? जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस व्यक्ति ने कुछ देर पहले हमारी आंखों के सामने ट्रेन से छलांग लगाई थी। समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले सपना देख रहे थे या आप सपना देख रहे हैं। अचानक करण को कुछ याद आया। उसने अपनी नजर अपनी घड़ी पर डाली। घड़ी को देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने सबकी ओर देखकर कहा, इस वक्त मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं। कुछ देर पहले जब हमने वक्त देखा था तब भी 2 ही बज रहे थे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो घुटन सी होने लगी है। मैं दरवाजे पर जा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ताजी हवा मिल सके। इतना कहकर राहुल दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की को देखकर राहुल की चीख निकल गई, क्योंकि उस लड़की की आंखें थी ही नहीं और उसका चेहरा कटा हुआ था। राहुल दौड़ता हुआ सीट पर बैठ गया। वो बताने ही वाला था कि तभी उन चारों के कानों में फिर से वही आवाज गूंजी, टिकट। जैसे ही उन चारों ने टीटी को देखा तो फिर से उन चारों के गले से चीख निकल गई। टीटी का चेहरा वैसा ही था जैसे कुछ देर पहले उन्हें दिखाई दिया था, और वो उन्हें देखकर वैसे ही दरिंदे की तरह हंस रहा था। कुछ देर पहले तुमने जो देखा था वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वह सच था। हमारी भूतिया ट्रेन में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर टीटी अचानक से गायब हो गया। नताशा और सुष्मिता चीखती हुई आगे की ओर भागी। तभी अचानक उन दोनों के पैर पीछे से किसी ने पकड़ लिए। जैसे ही उन दोनों ने पीछे देखा तो उन्होंने देखा उनके पैरों को 2 बच्चों ने पकड़ा था, जिनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और जिनकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। उनके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। नताशा और सुष्मिता पूरी ताकत से अपना पैर उन बच्चों से छुड़ाने का प्रयास करने लगी, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम रही। कुछ ही पलों में वो बच्चे नताशा और सुष्मिता के बेहद करीब आ गए और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया। देखते ही देखते कंपार्टमेंट में जितने भी लोग मौजूद थे सब उठकर खड़े हो गए और एक साथ तेज कदमों के साथ चलते हुए उन सब ने नताशा और सुष्मिता को चारों ओर से घेर लिया। सुष्मिता और नताशा बुरी तरह से चीखने लगी। देखते ही देखते उन बच्चों ने नताशा और सुष्मिता को खाना शुरू कर दिया। वो दोनों दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी। नताशा और सुष्मिता का ये हाल देखकर राहुल और करण मदद के लिए जैसे ही जाने लगे, मगर वो जा ना सके। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। आखिर ये सब क्या है यार? हम कहाँ फंस गए? कौन है ये लोग? मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। हम हॉन्टेड ट्रेन में चढ़ गए हैं। अचानक उन दोनों के कानों में नताशा और सुष्मिता की दिल दहला देने वाली चीख टकराई। उन बच्चों ने नताशा और सुष्मिता के शरीर का लगभग पूरा मांस खा लिया था। वे मृत अवस्था में ट्रेन में पड़ी हुई थी। धीरे धीरे करके सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर वैसे ही बैठ गए जैसे वे पहले बैठे हुए थे। राहुल और करण नताशा और सुष्मिता को देखकर रोने लगे। उन्होंने फिर से भागने की कोशिश की। अचानक राहुल और करण को अपने हाथ पैरों में जाम आती हुई महसूस हुई। राहुल दौड़कर नताशा की ओर भागा कि अचानक ट्रेन की लाइट चली गई। सब तरफ अंधेरा छा गया। राहुल डर से अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। राहुल ने देखा जितने भी यात्री वहां पर बैठे हुए थे उन सब की आंखें चमक रही थी। अचानक लाइट आ गई, मगर राहुल ने देखा कि नताशा और सुष्मिता अब वहां पर नहीं थी। उनके कानों में सुष्मिता की आवाज आई, राहुल, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन यकीन मानो कि अब बहुत मजा आ रहा है। जैसे ही राहुल की नजर सामने गई, राहुल ने देखा उसके सामने सुष्मिता और नताशा के कंकाल खड़े हुए हंस रहे थे। राहुल को करण की चीखने की आवाज सुनाई दी। राहुल, सुष्मिता और नताशा मर चुकी हैं। यहाँ से बाहर निकलने की सोच, भाग यहाँ से। राहुल जैसे ही भागने के लिए बढ़ा, अचानक सुष्मिता और नताशा के कंकाल ने राहुल को पकड़ लिया और राहुल के सामने वही टीटी अचानक आकर खड़ा हो गया। सभी यात्रियों ने राहुल को घेर लिया और उन सब ने राहुल का मांस खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते राहुल का शरीर कंकाल में बदल गया। अब सबके सब करण की ओर घूरने लगे। करण बड़ी फुर्ती से ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गया और उसने चलती हुई ट्रेन में से छलांग लगा दी और एक जोरदार चीख करण की गूंज गई। सुबह उन चारों की लाश पटरी पर पड़ी हुई थी। पुलिस इनकी लाशों का मुआयना कर रही थी और कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठे थे। हवलदार, इनकी कार हमें यहाँ से थोड़ी दूर पहले पंचर मिली है। समझ में ये नहीं आता कि रात में तो ये स्टेशन वीरान रहता है,
ये लोग यहाँ रात में क्या कर रहे थे? सर ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ना जाने कितने लोगों की लाशें हमें इसी पटरी पर मिली हैं। शायद ये एक राज ही रहेगा। पुलिस और हवलदार की बातें वहां के गांव वाले भी सुन रहे थे। उन्हीं गांव वालों में से एक गांव वाले ने इंस्पेक्टर से कहा, जरूर ये उस भूतिया ट्रेन में चढ़े होंगे साहब। मैं अपने बाप दादा के जमाने से सुनता चला आ रहा हूँ कि बहुत साल पहले एक ट्रेन का इसी जगह पर बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो ट्रेन रोज रात में यहाँ आती है और जो भी भूला भटका अनजान व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह व्यक्ति वहां से चला गया और थोड़ी दूर पर जाकर हंसने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जो उन चारों को रात में स्टेशन पर मिला था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।